In this video, we are going to cover valence bond description of some more molecules. हमने previous videos में HCl का नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का इन सब का वैलेंस बॉन्ड डिस्क्रिप्शन देखा. अब हम कुछ और मॉलिक्यूल्स का इसमें देखेंगे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड मेथड, whenever we have two atoms each with at least one unpaired electron, they may unite to form a bond in which these two electrons are paired. तो जब भी वैलेंस बॉन्ड मेथड के अकॉर्डिंग किस दो एटम्स के बीच में जिसमें पेयरिंग हो रही है, उनमें से किसी एक एटम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होना कंपलसरी है. तो जब वो यूनाइट होते हैं, बॉन्ड फॉर्म करते हैं, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयरिंग में आ जाते हैं. ठीक है, ये हमें पता है. नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू अराइव एट द सरफेस ऑफ अ मॉलिक्यूल, वेरियस ट्रायल फंक्शंस आर डिजाइंड as was done in case of hydrogen molecule till a satisfactory trial function which can explain properties of a molecule such as a bond energy and a bond length is obtained. मतलब कि अगर हमें एक सेटिस्फैक्ट्री सोल्यूशन पे आना है तो एक मॉलिक्यूल के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के हमें ट्रायल फंक्शंस बनाने पड़ते हैं. अब उन ट्रायल फंक्शंस के अकॉर्डिंग हमें देखना होता है कि कौन सा सेटिस्फैक्ट्री सोल्यूशन हमारा फिट बैठ रहा है, और फिर वो पर्टिकुलर फंक्शन जो है हमें एक्सप्लेन करता है उस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में. क्या सी प्रॉपर्टीज़, जैसे कि उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, उसकी बॉन्ड लेंथ क्या है, ये सब चीज़ के बारे में देखते हैं. जैसे कि क्लोरीन का मॉलिक्यूल Cl2 मॉलिक्यूल. अब इसमें दो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं. जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये एक पॉसिबल स्ट्रक्चर बन सकता है और हमारे पास ये एक पॉसिबल स्ट्रक्चर बन सकता है. ठीक है, अब इस पहले वाले में फर्स्ट वाले क्लोरीन के पास पॉजिटिव है और दूसरे वाले में क्या है, हमारे पास सेकेंड वाले क्लोरीन के पास पॉजिटिव चार्ज है. सेकेंड वाले क्लोरीन के पास पॉजिटिव चार्ज है. तो ये दो ट्रायल फंक्शंस बन गए. अब इनमें से जो ज़्यादा अच्छी सेटिस्फैक्ट्री इन्फॉर्मेशन देगा बॉन्ड ऑर्डर के बारे में या बॉन्ड लेंथ के बारे में, वो हमारा प्रेफरेबल होगा. ऐसे ही नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का, इस पर फर्स्ट वाले में नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे वाले मॉलिक्यूल में सेकेंड वाले के पास पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है, तो इसके पास भी दो पॉसिबल मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर बन गया है. नेक्स्ट आता है हमारे पास कार्बन और मोनोऑक्साइड. तो कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या है, हमारे पास कि ये कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज. एंड अदर केस में देखें तो कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज. तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, उनके पास दो प्रेफरेबल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल्स हैं. अब इनमें से जो ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री इन्फॉर्मेशन देगा प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग, वो वाला प्रेफरेबल होगा. नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स. अब इसमें क्या होता है, to reconcile valence bond theory will experimental evidence Pauling devised a model in which one of the 2s electron of carbon atom is promoted to the empty 2z orbital. The 2s and the 2p orbitals of carbon atom are mixed to form 4 equal orbitals known as sp3 hybridized orbital. The axes of sp3 orbital are oriented in space towards the corner of regular tetrahedron. अब इस हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, आपका हाइब्रिडाइजेशन में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं जिससे कि आपका स्ट्रक्चर और स्टेबल हो सके. जैसे कि मैंने आपको, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हो तो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास मान लीजिए ये है s ऑर्बिटल, अब हमारे पास दूसरी है d ऑर्बिटल. ठीक है, d ऑर्बिटल के पास 5 शेल्स होती हैं, इसके पास 2 हैं और d ऑर्बिटल्स में सिर्फ और सिर्फ 4 हैं मान लीजिए. तो अगर इधर से एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाए और यहाँ पर अगर एक और बढ़ जाए तो ये हाफ फिल्ड हो जाएगा, राइट. और हाफ फिल्ड हमें पता है ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इसकी वजह से यहाँ का जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो इधर मूव कर जाएगा. अब इधर मूव करेगा जिसकी वजह से ज़्यादा स्टेबल हो गया, और इस पर्टिकुलर कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन. तो ऐसी कंडीशन को जब एक इलेक्ट्रॉन किसी एक शेल से या किसी एक ऑर्बिटल से मूव करके दूसरी ऑर्बिटल में जाता है टू बिकम एक्स्ट्रा स्टेबल, तो उसको हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन. ओके, आगे बढ़ते हैं हम. एंगल बिटवीन 2 ऑर्बिटल्स इज़ 108 डिग्री 28 मिनट्स. अब ये इसमें एंगल बताया गया टेट्राहेड्रल, क्योंकि वो टेट्राहेड्रॉन हमने पर्टिकुलर एग्जांपल इसका लिया था, तो इसमें टेट्राहेड्रॉन बनना था. टेट्राहेड्रॉन में एंगल कितना होता है, 108 डिग्री 28 मिनट्स. द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग 2 और मोर ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जीज टू गिव एन इक्वल नंबर ऑफ न्यू हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑफ अ लोअर एनर्जी इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन. नाउ हियर कम्स द हाइब्रिडाइजेशन डेफिनेशन. वो प्रोसेस जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती है
डिफरेंट एनर्जीज़ वालों के साथ जो 2 और 2 से ऑर्बिटल्स की क्या होती है, मिक्सिंग होती है, जिससे कि इक्वल नंबर ऑफ न्यू हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स मिलती हैं, बट वो लोअर एनर्जी की होती है, तो उसको क्या कहते हैं हम, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी एस ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल का आपको ऑप्शन दिया था, तो उसमें क्या था, मिक्सिंग हो रही थी एस और डी ऑर्बिटल की, उनके मॉलिक्यूल्स जो थे आपस में एक्सचेंज कर रहे थे और उनकी एनर्जीज क्या है, डिफरेंट है, एनर्जी डिफरेंट है और वो मिक्सिंग हो रही है, जिसकी वजह से एक न्यू हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनती है लोअर एनर्जी की, एंड दिस इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। ओके, आपको नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, तो यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड। नाउ अगर हमारे पास sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है तो क्या क्या ज्योमेट्री बन सकती है। अगर आपके पास बॉन्डिंग पेयर्स 4 हैं, 5 हैं या 6 हैं, तो ये क्या हो सकती है, ऑक्टाहेड्रन ज्योमेट्री बन सकती है। अगर 4 है तो स्क्वायर, अगर 5 है तो स्क्वायर पिरामिडल, एंड 6 है तो ऑक्टाहेड्रल। अब दिस यू विल हैव टू कीप इन माइंड, इसको याद ही आपको करना पड़ेगा। ओके, अब जैसे कि यहाँ पर था आपका sp3d2, अब इफ़ इन केस d2sp3 हो, मतलब कि डी सबशेल पहले फिल हो रही हो, तो वो भी ऑक्टाहेड्रन होगा, बट यहाँ पर शेप जो होगी ओनली ऑक्टाहेड्रल बनेगी, और ऊपर वाले में स्क्वायर, स्क्वायर पिरामिडल और ऑक्टाहेड्रल तीनों बन रही थी। ठीक है, अब यहाँ पर आता है sp3d में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है तो उसमें अब आपकी लीनियर शेप भी बन सकती है, टी शेप भी बन सकती है, सीशॉ शेप भी बन सकती है, तो ये सारी आपकी शेप्स है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। अब आपको क्या करना होगा कि मान लीजिए आपको कोई मॉलिक्यूल दे रखा हो, आपको उसकी ज्योमेट्री शेप पता लगानी हो, शेप आपने पता लगा ली, उसकी ज्योमेट्री पता लगा ली, उसके बाद आपको टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन भी लिखने को पूछ सकते हैं, तो आपको ये याद रखना होगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं। इफ आई कार्बन एटम इन अ स्ट्रक्चर इज हैविंग 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स देन sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इफ 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स देन sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अगर आपको सिंपल एक मॉलिक्यूल दे रखा है, मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल ये दे रखा है CH4, दिस इज मीथेन। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि पाई इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं और सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं। जब सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको कहते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, तो ये सिग्मा, ये भी सिग्मा हुआ और ये भी सिग्मा हुआ, ये सब सिंगल सिंगल है, तो मतलब इसके पास 4 सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं। इज इट क्लियर? अब 4 सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, अब इसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को देख के क्या आप हाइब्रिडाइजेशन पता लगा सकते हो? यस वी कैन। कैसे? 4 सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाएगी, sp3। इफ़ वी काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 3 हो गए p शेल में और 1 हो गया आपका s शेल में, तो क्या बन गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसकी बन गई। ठीक है, तो ये था आपका कि स्ट्रक्चर को देख के आप कैसे हाइब्रिडाइजेशन पता लगा सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर एंड होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।